चलिए, जो हम लोग नीट के सीरीज में जुड़ रहे थे, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट, सबको इन्फॉर्मेशन हो ही चुका होगा। नीट का सिलेबस चेंज हो गया। यस, उसी सिलेबस भी सडनली चेंज हुआ। एक सीरीज में चल रहे थे और जो पढ़ा रहे थे वही सिलेबस से आउट हो गया। नहीं तो चलिए, कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिए तो नॉलेज कहीं पे बेकार नहीं जाता है। नॉलेज कभी ना कभी काम देता है। दैट विल बी द थिंग्स ओवर देयर। जितना अच्छे नॉलेज, अच्छे ज्ञान को रखते रहिएगा, कहीं ना कहीं ये लाइफ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ओके, आज नीट के जो नया सिलेबस में चेंज है उसके हिसाब से फ्रॉग इंक्लूड हुआ है। तो मैंने यही सोचा शुरू करने के लिए कहीं से भी और शुरू से ले सकते थे, लेकिन ये एक फ्रॉग एक न्यू टॉपिक है, आप लोग के लिए भी नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। इसलिए सोचे पहले फ्रॉग को ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके, तो आज हम लोग फ्रॉग का डिस्कस करते हैं। एक तो नीट के सिलेबस चेंज होने से भी फर्क पड़ा, दूसरा सडनली दुर्गा पूजा भी उसी टाइम में आया और हम लोग थोड़ा सा डोमेस्टिक वर्क में बिजी हो गए। इसलिए इसके साथ ही चलिए आप सभी को दशहरा का हार्दिक मंगलमय शुभकामना। माँ भगवती आप सभी को बुद्धि दे, ज्ञान दे और अपने जीवन में समर्थ होने, सामर्थ्यवान बनने और जो आपका गोल है, जो आप सोच रहे हैं, वहाँ से भी अगर कोई अच्छा गोल हो सकता है जो माँ भगवती आपके लिए सोच रही है, भगवान माँ भगवती आपको वहाँ तक पहुँचाए। इसी के शुभकामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉग, आज जो नई नीट के सिलेबस में न्यू इंक्लूड हुआ है। ठीक है, फ्रॉग को लेते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना, ठीक है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है राना टिग्रिना। ओके, टिग्रिना टर्म लिया गया फ्रॉम द टाइगर, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो लिटिल बिट टाइगर के जैसे अपीयरेंस देता है, इसीलिए टिग्रिना कहा गया। कॉमन नेम इसका है, कॉमन नेम हम लोग कहते हैं कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। ओके, तो सबसे पहले इसका हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन या जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन वो देख लें। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है इसका? तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन में अगर हम लोग लेते हैं तो ये आ जाता है इनटू द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम जो है क्या? एनिमेलिया। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया के फाइलम कॉर्डाटा में, क्योंकि इसमें क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, यस, प्रेजेंस ऑफ द फेरिंजियल गिल स्लिट्स होता है। इसीलिए इसको रखते हैं हम लोग अंडर द फाइलम कॉर्डाटा। ओके, ये फाइलम कॉर्डाटा में है। फाइलम कॉर्डाटा में जो डिवीजन है उस डिवीजन में जॉ इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं। यस, इसके बाद इसका सुपर क्लास जो होता है, इसमें 4 अपेंडेजेज क्लियर है, इसीलिए इसको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा जाता है। टेट्रा मीन्स 4, पोडा का मतलब लेग, यानी अपेंडेजेज 4 अपेंडेजेज इसमें क्लियर हम लोग को दिखता है, इसीलिए इसको रखा गया सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, इसके अगर हम लोग क्लास में बात करें तो क्लास हो जाता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में रखा गया। मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्फीबियन का, अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज द वाटर लैपेन। मॉइस्ट स्किन होता है, ये दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड एंड वाटर। लेकिन कहिएगा सर रेप्टाइल्स में भी तो होता है, एग्जाम्पल जैसे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, लेकिन वह एम्फीबियस लाइफ है, वह एम्फीबियन नहीं है। क्यों, क्या डिफरेंस है? एम्फीबिया जो होता है वह ठीक है, कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, बट लेइंग द एग्स इन वाटर। वाटर में ये एग ले करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि रेप्टाइल्स का, जैसे क्रोकोडाइल का, टॉर्टोइज का, इस सब का अगर एग सर्च करेंगे
तो वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है और एग उसका लैंड पे होता है। ओके, तो ये इसीलिए वो हम लोग एम्फीबिया में नहीं लेते। तो सिर्फ ये मत समझिएगा जो कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर पे जो रह रहा है वो सभी एम्फीबियन हो गया, ऐसा नहीं है। एम्फीबियन का मतलब है लैंड एंड वाटर दोनों में रहे, बट लेइंग द एग्स इन वाटर, वाटर में देखना पड़ा वह एग कहाँ ले करता है। एग अगर लैंड पे ले करता है तो वह रेप्टाइल्स हो सकता है, अगर वह वाटर में ले करता है देन व्हाट विल हैपन, दैट विल द एम्फीबिया। इसके बाद ऑर्डर हो जाता है एनुडा। इसका जो ऑर्डर है वह है एनुडा, यस, एंड देन आफ्टर दैट जीनस हो गया राना, एंड स्पीसीज हो गया जो हम लोग कहते हैं दैट विल बी द टिग्रीना, राना टिग्रीना। ठीक है, ये इसका है सिस्टमैटिक पोजीशन और एक क्लासिफिकेशन विद द सम साइलेंट फीचर्स ओवर देयर, जो क्या क्या इसमें फीचर्स हो सकता है। अब चलते हैं इसके हम लोग कहाँ पे मिलता है, क्या खाता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद हम लोग फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लेंगे। तो आज इसका हम लोग करते हैं अब हैबिट एंड हैबिटेट का बात। सिलेबस चेंज होने से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने का बात नहीं है, राइट। पढ़ाई ही करना है, पहले भी था आज भी है, लेकिन सिलेबस जहाँ तक पहले के कंपैरिजन में कुछ कम ही किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो यू डोंट हैव टू डू द लेबर, पढ़ना ही पड़ा, पढ़िए। यस, क्योंकि कंपटीशन का लेवल कम नहीं होता है। जब सिलेबस कम होता है इसका मतलब है उतना ही सिलेबस से उतना ही पूछेगा। ठीक है, आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो गया तो दूसरे के लिए भी वही हुआ है। ओके, इसलिए स्कोरिंग लेवल हाई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए अब एक्यूरेसी ग्रेड जो है हम लोग को ज़्यादा गेन करना है। एक्यूरेसी ग्रेड, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी ग्रेड गेन कीजिएगा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए इस मोटो में नहीं आएगा जो सिलेबस कम हो गया अब तो इट्स ओके, नहीं पढ़ने से भी होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब आइए हैबिट एंड हैबिटेट। इसका अगर हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं तो पहले हैबिटेट देखें ये रहता कहाँ है। यस, कहाँ रहता है ये। तो ये हैबिट एंड हैबिटेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉमनली क्या है, इसका एक खास होता है, ये 3 टाइप का रेस्पिरेशन या ब्रेथिंग का ये 3 टाइप से करता है। इसलिए इसको बूझना जरूरी है, इसके हैबिटेट को बूझने के लिए, समझने के लिए। रेस्पिरेशन या ब्रेथिंग, ठीक है, हैबिटेट को समझने के लिए इसके रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग को समझना जरूरी है। उसी से हम लोगों को पता चलता है ये कहाँ होता है और क्यों होता है। ठीक है, इसका जो रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग होता है वह खास करके 3 तरह का ये करता है। एक करता है थ्रू द स्किन जो कि कुटेनियस ब्रेथिंग है। एक ये करता है बकोफेरेंजियल कैविटी से जिसको हम लोग बकोफेरेंजियल ब्रेथिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक ये करता है लंग से जिसको हम लोग कहते हैं पुल्मोनरी। ठीक है, तो ये कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। ये कुटेनियस का मतलब हो गया दैट विल द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज कर लेता है डायरेक्टली थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू कर लेता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कुटेनियस ब्रेथिंग या कुटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बकोफेरेंजियल कैविटी से करता है। फ्रॉग में बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, जो ह्यूमन को हम लोग पढ़ा रहे थे तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स सेपरेट सेपरेट था, पढ़ चुके थे हम लोग, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया, लकीली नॉट मैटर। ओके, बकोफेरेंजियल, इसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स उतना ज़्यादा शार्पली डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसलिए हम लोग कॉमनली टर्म यूज कर देते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर लेता है, इसको कहते हैं हम लोग बकोफेरेंजियल ब्रीथिंग। और एक लंग से करता है, इसको कहते हैं हम लोग पुल्मोनरी। तो क्या है, इसका जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसका 60% सप्लाई हो जाता है फ्रॉम द बकोफेरेंजियल और पुल्मोनरी ब्रीथिंग से। ठीक है, इसका और भी आगे जरूरत पड़ेगा। स्किन के थ्रू ये अपने रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन का 40% लेता है, इसलिए जरूरी है ये स्किन से भी ब्रीथिंग करे, नहीं तो इसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसमें 40% का कमी आ जाएगा। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में 40% का कमी आने का मतलब है
पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस इसका जो है वो डिस्टर्ब होगा और लाइफ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको स्किन से ब्रीथिंग करना पड़ता है। लेकिन स्किन को ब्रीथिंग जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, जो कोई भी एनिमल्स जो कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है, कहने का मतलब स्किन से ब्रीथिंग करता है, तो वह जनरली नॉक्टर्नल यानी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, रात में वह एक्टिव होता है, उसको नॉक्टर्नल या नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं हम लोग। लेकिन फ्रॉग में ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये नॉक्टर्नल एनिमल जो होता है वह एक्टिव होता है ड्यूरिंग द नाइट, डायरेक्ट सनलाइट को वह अवॉइड करता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो स्किन उसका ड्राई हो जाएगा। इसलिए स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए वह डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है। लेकिन फ्रॉग में ये कंडीशन नहीं है, ये रात में एक्टिव नहीं होता है, राइट। ये एक्टिव इसको डे टाइम में होना पड़ता है, क्योंकि ये मोशनलेस फूड नहीं खाता, ये जो मोशन में फूड होता है उसी को खाता है। तो इसीलिए जिस टाइम में इसका जो फूड है वह एक्टिव होता है, उसी टाइम में ये भी एक्टिव होता है, इसको फूड लेने के लिए रहना पड़ता है। इसीलिए ये जनरली क्या होता है, इसको जब देखोगे तो ये नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज होता है, नियर बाय वाटर रिसोर्सेज आता है। वाटर रिसोर्सेज जहाँ भी होगा उसके बगल में जो बैंक होता है वहाँ पे ये शांत होकर बैठा हुआ रहता है। फ्रॉग से एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो हम लोग सीख सकते हैं वह है इसका पेशेंस, राइट। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखता है ये, एक ही जगह पे शांत होकर घंटों बैठा हुआ रहता है। इवन आप अगर नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज जाते हैं, बैंक पे जाते हैं, कभी भी ये सोच के नहीं जो मुझे फ्रॉग देखना है तो वहाँ तो आप देखते जाइएगा, अदरवाइज ऐसे ही आप जा रहे हैं तो आप नोटिस भी नहीं कर पाइएगा जो यहाँ फ्रॉग था। जब आप वहाँ जाइएगा, व्हेन इट टेक्स द जंप ओवर देयर, तब पता चलता है अच्छा यहाँ पे फ्रॉग था। ये इतना शांत होके बैठा रहता है, एक ही जगह पे घंटों घंटा बैठ के ये अपने फूड का वेट करता है। इसलिए ये पेशेंस सीखना बहुत ही जरूरी है। फ्रॉग हम लोग के लिए एक इंस्पायरिंग है इन कंपेरिजन टू द पेशेंस, जो कि आज के डेट में यंग जनरेशन में पेशेंस का बहुत ही कमी है, राइट। एक जगह पे बैठना, पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक जगह विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आज तो मोबाइल लेके आप एक जगह तो लोग गेम खेलते हुए 24 घंटा भी बैठ जाता है, नॉट मैटर, लेकिन विदाउट एनी डिवाइस एक जगह पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठना मुश्किल होता है, पढ़ना मुश्किल नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ फ्रॉग से सीखने वाली चीज़ है, जो फ्रॉग एक ही जगह पे घंटों घंटे बैठ के ये अपना फूड का वेट करता है। तो ये नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज क्यों रहता है, उसके पीछे कारण है, 2 कारण है। एक कॉज क्या है, जो नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज ये रहता है इसीलिए क्या, जो वहाँ पे इसका तो फूड अवेलेबल है ही, उस कारण को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो एक कॉज वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज, जो जब भी इसका स्किन ड्राई होता है, इट टेक्स द जंप इन द वाटर एंड इट मेक्स इट्स स्किन मॉइस्ट, अपने स्किन को ये मॉइस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज होता है, जब भी स्किन मॉइस्ट ड्राई होने लगेगा तो ये वाटर में जंप करता है और अपने स्किन को मॉइस्ट कर लेता है। ओके, तो दूसरा है, सभी नोट्स आपको nepeducation.com पे भी नोट्स पे मिल जाएगा, वीडियो सीरियली मिल जाएगा, और साथ में हम लोग दैट विल बी द वर्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी उसमें देंगे। तो नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज ये मिल जाता है, कारण क्या है, जो टू मेक इट्स स्किन मॉइस्ट टाइम टू टाइम, टू मेक इट्स स्किन मॉइस्ट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम स्किन को ये मॉइस्ट करता है, ठीक है। जब कभी भी ड्राई फील होता है, जो ड्राई हो गया, इसका ब्रीथिंग रेट कम हो रहा है, हम लोग को एक्सचेंज ऑफ गैसेज में समस्या हो रहा है, उस टाइम में क्या करता है, ये जंप कर लेता है और अपने स्किन को फिर से मॉइस्ट कर लेता है। एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो जब कोई भी इनमी आता है, जैसे क्या बताया, जो अगर आप जा रहे हैं बैंक में नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज, आपको पता नहीं चलता यहाँ पे फ्रॉग है क्योंकि इतना शांत होकर बैठा रहता है, लेकिन आप जैसे जाइएगा इट टेक्स द जंप इनटू द वाटर। तो अपने आप को अपने इनमी और प्रीडेटर से बचाने के लिए भी क्या होता है, इट यूजेस टू टेक द जंप इन द वाटर, वाटर में ये जंप कर लेता है और अपने सर्वाइवल वैल्यू, लाइफ स्पैन को बढ़ा लेता है। नहीं तो लैंड पे रहेगा, कोई स्नेक आए, दैट विल द टेक इट टिल वो इसको खा लेगा।
इसीलिए इस अपने सर्वाइवल वैल्यू को भी बचाने के लिए तो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर और इनिमी से बचाने के लिए। साथ में वाटर रिसोर्सेज के बगल में क्या होता है, बूसेज होता है, झाड़ी होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, मोर नंबर में, ज़्यादा नंबर में, आपको बहुत सारा नंबर में देर इज द इंसेक्ट्स आर देयर, इसीलिए फूड भी अवेलेबल होता है। तो वह एक कारण हम लोग वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो मेन कॉज है। अगर थर्ड कॉज ले सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, नहीं तो फूड तो और भी जगह मिल जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इंसेक्ट और भी कहीं भी बूसेज है, झाड़ी है, कोई जरूरी नहीं है, नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज ही होता है, इसीलिए कभी कभी फ्रॉग इधर उधर भी हम लोग को मिल जाता है। ये इसका हैबिटेट है, इसीलिए ये वहाँ पे मिलता है। हैबिट का बात करेंगे, ये क्या खाता है, तो खाने का जब तक बात है तो फ्रॉग में दो होता है। यस, देयर आर, फ्रॉग में दो स्टेज होता है इसका, जो एक्टिव यानी फूड लेता है। वह एक होता है लार्वल स्टेज, जिसको हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं, टैडपोल लार्वा। ये इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टेल्ड फिश भी कहा जाता है, टेल्ड फिश। ये टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है, दिस इज द हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस नहीं होता है। यस, याद रखिएगा, टैडपोल लार्वा टेल्ड फिश जो है वह बाय फीडिंग नेचर इट इज द हर्बीवोरस, कार्निवोरस नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो फ्रॉग इंसेक्ट खाता है तो टैडपोल लार्वा भी कार्निवोरस ही होगा, नहीं, एकदम बीवीआई ये एकदम ब्रेन में बस बिठा लीजिए, जो ये हर्बीवोरस है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये हो जाता है दैट इज द कार्निवोरस। अब ये कार्निवोरस हो जाता है, फ्लेश लेता है। क्या खाता है, तो ये इंसेक्ट खाता है, वर्म्स खाता है, ये स्मॉल फिशेज खाता है, और तो और अपने लार्वा को भी ये खा लेता है, टैडपोल लार्वा को भी ये खा लेता है। यस, टैडपोल लार्वा को भी ये खाता है। यस, दिस इज द हैपन, इट्स एडल्ट स्टेज में इसका फीडिंग हैबिट है। यस, तो लार्वल स्टेज में ये हर्बीवोरस होता है, ओके, पानी में ही जो फाइटोप्लैंक्टन सब मिलता है उसको खाता है ये, और एडल्ट स्टेज में ये इंसेक्ट, वर्म्स लेता है, स्मॉल फिशेस लेता है, टैडपोल लार्वा होता है। दूसरा बात है, ये मोशनलेस फूड को अवॉइड करता है, जनरली नहीं लेता है। अगर कोई इंसेक्ट मरा हुआ है, कहीं पे पड़ा हुआ है, उसको ये नहीं खाता है। ये हमेशा मूविंग जो फूड होता है उसको ये लेता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग। जो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ना है उसमें हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे ये क्या करता है, मोशनलेस फूड नहीं लेता है। ओके, मोशनलेस फूड नहीं लेता है, जब भी लेता है ये मूविंग फूड को ही लेता है। तो इसका एडल्ट स्टेज में कार्निवोरस हो जाता है, इंसेक्ट, वर्म्स, स्मॉल फिश, टैडपोल लार्वा ये सब खाता है ये। ओके, ये हो गया इसका। एक खासियत इसमें है क्या, फ्रॉग में जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, एक है इसमें कैमोफ्लैग। ये कैमोफ्लैग क्या है, ये इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है हम लोग के, कारण है क्या, एक क्या बताए, ये होता है दैट विल बी द व्हाट, वेरी पीस एनिमल, एकदम शांत बैठा रहता है, जल्दी आपको हलचल नहीं करेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, कहीं पे बूसेज में कोई एनिमल है तो वह मूव करता है तो बूसेज जारी हिलता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ ना कुछ है वहाँ पे। ऐसा ये नहीं करता है। साथ में इसका जो प्रीडेटर एनिमिक है उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि ये कैमोफ्लैज शो करता है। कैमोफ्लैज का मतलब क्या है, जो इसका जो स्किन का कलर है, स्किन का जो कलर है ये सराउंडिंग के कलर से मैच कर जाता है। कहने का मतलब है ये अपने कलर को चेंज करता है या हो जाता है, सराउंडिंग कलर में आ जाता है। यस, उसके लिए स्पेशल टाइप का इपिथेलियल सेल ही होता है
जिसको हम लोग कहते हैं एमीबॉइड पिगमेंटेड सेल होता है इसमें, जो एमीबॉइड शेप में होता है। इसी के शेप चेंज होने से इसका जो कलर है वह चेंज होता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से कलर बना लेता है, और इसीलिए इसको प्रीडेटर या इसका जो इनमी है वह जल्दी इसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि सराउंडिंग का जैसा कलर होगा, अगर प्रे का भी कलर वही होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। तो ये एक कैमोफ्लेज शो करता है। दूसरा होता है दिस वन हैपेंड पॉइक्लोथर्मिक एनिमल। पॉइक्लोथर्मिक एनिमल, ये पॉइक्लोथर्मिक एनिमल है। पॉइक्लोथर्मिक एनिमल का मतलब है क्या, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वह फ्लक्चुएट्स होता है विद द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे कैन चेंज मत लीजिएगा। यस, पॉइक्लोथर्मिक एनिमल, या कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यस, इसका क्या है, जो इट्स बॉडी टेम्परेचर fluctuates with एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वह फ्लक्चुएट करता है। यस, याद रखिएगा, फ्लक्चुएट करता है, ना कि कैन चेंज। कैन चेंज का मतलब क्या है, कैन चेंज बहुत सारे जगह पे कैन चेंज लिखा रहता है, या बच्चे लिख देते हैं जी इट्स बॉडी टेम्परेचर, इट कैन चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर विथ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कैन चेंज का मतलब होता है अंडर द कैपेसिटी, वो उसके कैपेसिटी में आ गया। जैसे आई कैन टीच, यस, मुझे इतनी जानकारी है जो मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, राइट, जूलॉजी, फिर दूसरा चीज़ नहीं, ठीक है। तो कैन चेंज ये मेरे कैपेसिटी में है, लेकिन अब चाहूँ तो पढ़ाऊँ, ना चाहूँ तो ना पढ़ाऊँ। ओके, ज़रूरत है तो पढ़ाऊँ, नहीं ज़रूरत है नहीं पढ़ाएं। वह हम अपने कंडीशन के हिसाब से हम अपना डिसाइड करेंगे जो मुझे करना है या नहीं करना है। यस, लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, जो कंडीशन के हिसाब से वह सोचेगा जो मुझे करना है या नहीं करना है। नहीं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, वह चाहे या ना चाहे उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उसका भी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। फ्रॉग चाहे या न चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए फ्लक्चुएट बोलते हैं, कैन चेंज नहीं। ये फ्रॉग के कैपेसिटी में नहीं है, ये आप रखिएगा, इसलिए कैन चेंज का बात नहीं होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है। अब बात यहाँ ये आता है, क्या अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ बढ़ता करता है तो फ्रॉग को उठा लूँ और आग में रख दें तो क्या वह नहीं जलेगा? अपना बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द हीट नहीं होगा, तो उसको तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ओके, क्या है, ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, ये ठीक है, चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, चेंज हो जाता है उसका। ये एक लिमिटेशन है। यस, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वह आपको वैरी करता है। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से 37, ये हम लोग का जो रेंज है वह 2 डिग्री सेल्सियस तक मात्र है, इतना ही में। इससे ज़्यादा जाएगा तो वी स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम द फीवर, इससे कम आएगा तो वी स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम द कॉमन कोल्ड। हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वह कम होने लगता है, ठीक है। पॉइक्लोथर्मिक एनिमल में क्या होता है, ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग का 2 डिग्री सेल्सियस है, इसमें रेंज ऑफ द टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए ये नहीं जो उठा के हम लोग इसको आग में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यस, इसका जो रेंज ऑफ द टेम्परेचर है वह -1 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है। इस रेंज में इसको खास फर्क नहीं पड़ता है। -1 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो खास इसको फर्क नहीं पड़ता। इसका मेटाबॉलिक फंक्शन सभी नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल एक्टिविटीज करते रहता है, ठीक है। तो दिस इज हैपेंड, इसीलिए पॉइक्लोथर्मिक, इसका रेंज इन द चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है। कहने का मतलब -1 से 40 डिग्री सेल्सियस का बात है तो यहाँ रेंज इन टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस है। इज इट क्लियर? तो दिस इज हैपेंड पॉइक्लोथर्मिक एनिमल। लेकिन
अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, या इससे कम हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आइदर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, टेम्परेचर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो ये चला जाता है एक इनएक्टिव स्टेज में। ये चला जाता है एक इनएक्टिव स्टेज में। क्या होता है वो इनएक्टिव स्टेज? लेट्स वी डिस्कस ऑफ दैट वन। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज का हम लोग बात करते हैं। इनएक्टिव स्टेज का बात करते हैं, क्या होता है ये जब इनएक्टिव स्टेज में जाता है। ठीक है, इस इनएक्टिव स्टेज में ये क्या करता है, सबसे पहले ये एक जगह लेता है मडी एरिया, जो वाटर रिसोर्सेज के बगल में जो मडी एरियाज होता है, यस, जहाँ पे मार्सी प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, उस जगह को ये फाइंड आउट करता है और इसमें धीरे धीरे वह अंदर जाता है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे अगर आप मडी एरियाज यानी जो कीचड़ है उसमें अगर हम लोग हैंड देंगे, तो हैंड देने के बाद क्या होता है, आपका हाथ ज़्यादा, या पैर का ही बात करेंगे तो ज़्यादा जगह लेके जाता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जाता है ऊपर से फिर कीचड़ क्या होता है, बढ़ते जाता है उसको। तो ऐसा नहीं है जो आपका लेग जहाँ से गया ठीक उसी जगह खाली इतना रह गया, वैसा नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है, धीरे धीरे अंदर जाता है और इसके ऊपर जो होता है वह मड जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी द मड जो होता है वह बढ़ते जाता है। इसीलिए ऊपर से जब आप देखिएगा तो वह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अंदर तो जाते गया, रास्ता बनाते गया, ऊपर मड क्या करता है, इसको कवर करते चला जाता है। ओके, ये चला जाता है अंदर, अंदर नियर अबाउट 15 से 25 सेंटीमीटर तक ये चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे ये अपना पोजीशन गेन करता है और अपने आई को ये क्लोज कर लेता है। आई क्लोज हो जाता है, नॉस्ट्रिल क्लोज हो जाता है, माउथ क्लोज हो जाता है। एक ही पॉइंट में लिख दें, आई, नॉस्ट्रिल एंड माउथ आर क्लोज्ड। इसको ये क्लोज कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो अभी हम लोग बताए, पुल्मोनरी एंड बकोफैरिंजियल, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन आर क्लोज्ड, वो बंद हो जाता है, उसको भी ये बंद कर लेता है। तब करता क्या है, सिर्फ ये एक ही ब्रीथिंग करता है, वह है कुटेनियस रेस्पिरेशन। कुटेनियस रेस्पिरेशन सिर्फ थ्रू द स्किन ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, तो यहाँ पे पुल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बंद हो गया, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन भी बंद हो गया, मसल्स का एक्टिविटीज बंद हो जाता है। आई, नॉस्ट्रिल, माउथ को ये क्लोज कर लेता है और एक ही रेस्पिरेशन करता है, वह है कुटेनियस। इस टाइम में अगर आप फ्रॉग को देखेंगे, जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं, कोई डॉग अगर वहाँ पे चाहे सोया हुआ है या डेड है, तो हम लोग को अगर कन्फ्यूजन होता है, जो ये अगर सपोज कीजिए बहुत पहले मर गया तब तो पता चल जाता है हम लोग को, दैट विल बी द व्हाट हैपन, चाहे वहाँ पे फ्लाइज आ जाएगा, बहुत सारा बात हो जाता है, स्मेल आने लगता है। जस्ट अभी तुरंत का तुरंत मरा और उसी टाइम में आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वह मरा कि नहीं मरा इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिएगा, यस, मत सोचिएगा जो हम लोग दैट विल द व्हाट हैपन स्टोन लेके मारेंगे, नहीं मारते हैं। स्टोन लेके तभी मारते हैं जब वह कंफर्म होता है दैट इज द लिविंग। इसीलिए एक प्रोवर्ब भी है, नो एनीवन किक द डेड डॉग। यस, कहने का मतलब है अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका किसी टाइप का कोई चर्चा का विषय नहीं बनेगा, राइट। जैसे मैंने भी जब काम करना शुरू किया, यूट्यूब पे चैनल तो बहुत पहले क्रिएट किए थे, लेकिन लॉकडाउन में एक्टिव हुए, नहीं तो उससे पहले नहीं एक्टिव थे, ये क्रिएट करके छोड़ दिए थे, नहीं काम कर पाए, नहीं, इसलिए एक चैनल दिखा रहा होगा बहुत पुराना, लेकिन सब्सक्राइबर कम, कारण है एक्टिव ही नहीं थे, वीडियो ही नहीं कर रहे थे, मात्र चैनल क्रिएट कैसे किया जाता है वह सीखे और रख दिए। उसी को लॉकडाउन में शुरुआत हो गया, लॉकडाउन में टाइम भी मिला और आप लोग के लिए सेवा का मौका भी मिला।
तो उसके बाद से थोड़ा मोड़ा करके कंटिन्यू, अभी भी बहुत ही जो प्रॉपर वे में एक कंटिन्यू होना चाहिए वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन क्लासेज ओवर देयर, ऑफलाइन क्लासेस के कारण। चलिए, तो भी जो है उस हिसाब से जितना हो पाता है आप लोग का सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, मौका निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तब हम लोग क्या देखते हैं, उसको स्टोन तो फेंकेंगे नहीं, तो करते क्या है, हम लोग उसके एब्डोमेन को देखते हैं, जो मसल्स अप डाउन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रेथिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ब्रेथिंग चल रहा है तो दैट इज द लिविंग, ब्रेथिंग बंद है तो इसका मतलब डेड हो गया वो। ठीक वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप फ्रॉग को देखेगा तो ये फ्रॉग पूरे आपको डेड दिखेगा, अपीयरेंस पूरा डेड, क्योंकि इसमें पुलमोनरी रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है, लंग्स से ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, तो मसल्स का एक्टिविटीज़ नहीं है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, मसल्स का एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए बाहर से आपको किसी भी टाइप का कोई हलचल नहीं दिखेगा। आई क्लोज होगा, नॉस्ट्रिल क्लोज होगा, माउथ क्लोज होगा। इसको कुंभकर्ण के जैसे यहाँ पे अगर आप किसी टाइप का फूड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि आई भी क्लोज है, नॉस्ट्रिल भी क्लोज है, स्मेल भी नहीं जा रहा है, नथिंग विल बी देयर, तो इसलिए यहाँ पे किसी टाइप का कोई एक्टिविटीज वो शो नहीं करता है। लेके आप क्रिकेट खेल लीजिएगा तो भी कुछ नहीं करेगा ये, जब तक ये इनएक्टिव स्टेज इसका ब्रेक होगा। कब? जब टेम्परेचर आइदर इसका इंक्रीज करके आए या डिक्रीज करके आए। कहने का मतलब जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जब वहाँ पे आएगा तभी जाके ये अपना आई खोलता है और एक्टिव होता है, नहीं तो दूसरा कोई एक्टिव करने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनएक्टिव स्टेज ये गेन किया तो इसका पर्पस क्या, उसके हिसाब से हम लोग नाम देते हैं। जैसे अगर ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए गया, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए गया, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइबरनेशन, या कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम लोग विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, या इसको कहते हैं हम लोग विंटर स्लीप। इज इट क्लियर? तो ये हाइबरनेशन और विंटर स्लीप होता है टू अवॉइड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर यही इनएक्टिव स्टेज, सेम इनएक्टिव स्टेज ये गेन करता है टू अवॉइड द हाई टेम्परेचर, तो उसको कहा जाता है एस्टिवेशन, या इसको हम लोग कहते हैं समर स्लीप। समर स्लीप ये होता है टू अवॉइड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए जब ये इनएक्टिव स्टेज गेन करता है तो इसको कहा जाता है एस्टिवेशन या समर स्लीप। जब ये टू अवॉइड द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए ये इनएक्टिव स्टेज को गेन करता है तो इसको कहते हैं हम लोग हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। हाइबरनेशन और विंटर स्लीप, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, दोनों में इनएक्टिव स्टेज सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पर्पस डिफरेंट होता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिशर और शिगवार्ड्स ये दो साइंटिस्ट हैं जिनके हिसाब से फ्रॉग नेवर अंडरगोज द एस्टिवेशन और समर स्लीप। ये एस्टिवेशन और समर स्लीप में नहीं जाता है, इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है जो विच वन ऑफ देम, या कुछ भी करके, हु इज़ नॉट द सपोर्टर ऑफ द एस्टिवेशन और समर स्लीप। ओके, ये हो गया इसका हैबिट एंड हैबिटेट का क्लियर। इसके बाद हम लोग इसका फिर पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, और साथ में दशहरा चल रहा है, सबको फिर से एक बार हार्दिक मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद।